टॉपिक है हमारा ऑडिट प्लानिंग, स्ट्रेटजी, एग्जीक्यूशन। पहला टॉपिक ऑडिट प्लानिंग डिस्कस हम कर चुके हैं इसको सारा, फिर भी मैं एक बार इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की रीडिंग करा देता हूं। जोधपुर पेज नंबर 2.1 सेकंड चैप्टर है। प्लानिंग से हमारा मतलब क्या है? द टर्म प्लानिंग इन ऑडिटिंग encompass developing an overall plan so that an audit program may be developed which shows the nature, timing and extent of audit procedure. ऑडिट प्लानिंग हमें हेल्प करेगा एक एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर में इफेक्टिव ऑडिट को करने में। पहला क्वेश्चन जो इसका आपको लर्न करना है, मैं मेनली लर्न वाले टॉपिक को मार्क करूंगा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, ये क्वेश्चन शायद एक बार आया हुआ भी है मई 2009 में। राइट शॉर्ट नोट ऑन यूजफुलनेस ऑफ केयरफुल एंड एडिक्वेट ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग से हमें किन किन चीजों में फायदा मिलेगा? नंबर 1, हम इंपॉर्टेंट एरिया को अटेंशन दे पाएंगे। जब हम प्लान बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली वी विल वर्क कि हाँ ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इसको इतनी वेटेज दे, ये एरिया लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर किया जा सकता है, क्योंकि हम ऑडिट मटेरियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर परफॉर्म करते हैं। टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। इफ वी वर्क विद मेकिंग प्रॉपर प्लान्स, we will be able to identify what can be the problems that we can face while performing the audit। और यदि हमने उन चीजों को पहले से ही आइडेंटिफाई कर रखा है तो उसके रेजोल्यूशन प्लान्स भी हमने डेवलप कर रखे होंगे। सो इट्स प्लानिंग हेल्प अस इन टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। यस, जब हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे वी आर अवेयर of the things what we have to do, at what time these things are need to be performed। हमारी टीम में कौन से मेंबर इन चीजों को परफॉर्म करेंगे। इफ वी नो what we have to perform, how we have to perform, at what time we have to perform, और हमारी टीम में कौन से मेंबर उसको परफॉर्म करेंगे, क्या हमारी ऑडिट एंगेजमेंट एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग होगी या नहीं होगी? Definitely it will be। Adequate planning help the auditor in properly organizing and managing the audit engagement so that it is performed in an effective and efficient manner। Fourth one, proper selection of engagement team। जब हम प्लानिंग कर रहे हैं वी आर आइडेंटिफाइंग द एरियाज, कौन से एरियाज सिंपल हैं, कौन से एरियाज कॉम्प्लेक्स हैं, हम जिस क्लाइंट के जहां काम कर रहे हैं उस क्लाइंट का वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है, क्लाइंट की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है, एंड अकॉर्डिंगली हम अपनी टीम के उन मेंबर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन मेंबर्स की नॉलेज है उस पर्टिकुलर एरिया में। तो प्लानिंग हमें अपनी एंगेजमेंट टीम मेंबर्स की प्रॉपर सिलेक्शन में भी मदद करती है। That is the proper selection of engagement team। Planning assists the auditor in the selection of engagement team member with appropriate level of capabilities and the competency। Through the proper plan, we are able to direct and supervise the efforts of engagement team member, which will help us in review। हमने पढ़ा है ऐसे 220 में कि क्या हमें एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स के काम को प्रॉपर डायरेक्ट करना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, एंड बिफोर रिलाइंग ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय देम दैट देयर वर्क नीड टू बी रिव्यूड। यस, यदि हमने प्लान बना रखा है तो हमारी टीम मेंबर ने क्या काम किया है तो हम प्लान के कॉरेस्पॉन्डेंस उन चीजों को चेक कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन। एंड कोऑर्डिनेशन,
through the proper planning we will be able to coordinate the work performed by us, joint auditor, auditor expert, या फिर ब्रांच ऑडिटर, ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी कंपनी if we are auditing the audit of consolidated financial statements. तो ये 6 पॉइंट मेन है जो आपको लर्न करने हैं. Attention to important areas, timely resolution of potential problems, properly organized and managed audit, selection of engagement team members, direction and supervision of engagement team and the coordination. बेसिकली इसके अंदर देखो, क्या आपको एक चीज नजर आ रही है कि प्लानिंग के थ्रू हम अपने रिसोर्स को भी मैनेज कर पा रहे हैं बेटर तरीके से, और अपने रिसोर्स को के काम को इफेक्टिवली मैनेजमेंट के साथ साथ प्रॉपर तरीके से कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे, और उसकी सिलेक्शन भी प्रॉपर तरीके से होगी. रिसोर्स को प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड, मैनेज्ड, ये प्लानिंग के साथ साथ स्ट्रेटेजी का भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है. अब की बार का जो क्वेश्चन था, देखो वो क्वेश्चन क्या खाली ऑडिट स्ट्रेटेजी के फैक्टर पर था? नहीं, साथ ही क्या पूछा गया, स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स भी बताओ आप हमें. स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो जब हम स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हैं, कंपोनेंट से मतलब ब्रांच हो गया या सब्सिडियरी कंपनी हो गई, पेज नंबर 2.4 पर ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स दिए गए हैं. बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी. तो उसमें भी आप एक चीज देखोगे कि जो ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट हैं वो बेसिकली किस पर है? अगेन रिसोर्स पर. कैसे? देखो, पहला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्सेस. किस पर्सन को एंगेज करना है हमें अपने ऑडिट टीम के अंदर. एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस. कितने पर्सन को एंगेज करना है, किसको, कितने पर्सन को. टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस. एट व्हाट टाइम these persons are to be engaged, and their management, that means direction, supervision and review of the work performed by them. 4 मेन पॉइंट हैं ये ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स के अंदर. ये क्वेश्चन नंबर 5 था. द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी assist the auditor to determine certain matter with respect to team resource. Explain those matters. Explain those matters. जिसमें 4 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत. न्यू कोर्स वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये. ओल्ड में तो अभी आ गया, बट न्यू वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ऑडिट स्ट्रेटेजी के बेनिफिट्स का. 4 बेनिफिट्स. नंबर 1 क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेस, नंबर 3 टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस एंड नंबर 4 मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस. क्या ये 4 हेडिंग याद रह सकती है? क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट एंड मैनेजमेंट. टीम रिसोर्स तो दिया नहीं, मतलब ये टीम रिसोर्सेस की ही तो बात हो रही है. बीकानेर क्या कह रहे हो, समझा नहीं मैं. टीम रिसोर्स तो दिया नहीं, ये टीम के मेंबर की ही तो, रिसोर्सेस की ही तो बात हो रही है हमारे. प्लानिंग से पहले ही ईटी मेंबर डिसाइड हो जाते हैं. हाउ प्लानिंग कैन हेल्प इन डिसाइडिंग ऑडिट टीम. क्यों नहीं? प्लानिंग से पहले स्ट्रेटजी होती है, और स्ट्रेटजी मैंने कहा इंटरलिंक्ड होती है. एक काम और करते हैं, जरा ये देखो, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है.
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये न्यू एज वेल एज ओल्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लानिंग में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशन है? बीकानेर क्वेश्चन 5 का आंसर ये एग्जैक्ट है। मैं आपको स्कैनर दिखा देता हूं। अब इसमें क्या लिखवाऊं मैं? क्वेश्चन 5 का आंसर एग्जैक्ट बिल्कुल ये 4 पॉइंट एज सच लिखे हुए मिलेंगे। ये देखो, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। ये टॉपिक पढ़ो जरा। इंटरिम इन बिटवीन उदयपुर, इन बिटवीन ऑडिट के बीच में, ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। क्योंकि एक में कोई चेंज आता है तो वो दूसरे में चेंज को लाएगा। प्लान चेंज करोगे तो स्ट्रेटजी चेंज होगी, स्ट्रेटजी चेंज करोगे तो प्लान चेंज होगा। दोनों में से पहले स्ट्रेटजी बनती है, लेकिन आपको ध्यान हो स्ट्रेटजी बनाते वक्त भी मैंने आपको फैक्टर लिखवाए थे और उसमें लिखा था एनटीई ऑफ प्रोसीजर प्लान्ड टू बी परफॉर्म। आपके माइंड में तो चीजें चल रही होती है ना। ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर because change in one would result into change in the other. Audit strategy is prepared before the audit plan. प्रोसीजर की डिटेल सारी किसमें होगी? प्लान में। द प्लान कंटेन्स मोर डिटेल देन द ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर डेवलपिंग द ऑडिट प्लान। लिखवाया था मैंने आपको ऑडिट स्ट्रेटजी की डेफिनेशन में कि ऑडिट स्ट्रेटजी क्या करती है। ऑडिटर शैल एस्टैब्लिश एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी दैट डिटरमाइन द स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट प्लान। वही पॉइंट यहां पर है। ऑडिट स्ट्रेटजी प्रोवाइड द गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग द ओवरऑल ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटजी का मेन काम क्या है? To establish scope, timing and direction of audit and hence enable the development of audit plan. Whereas audit plan covers what? NTE of the audit procedures planned to be performed on the basis of which the appropriate and sufficient nature audit evidences are being collected. तो ये दोनों चीजें audit strategy and audit plan, they are interrelated to each other. एक में चेंज आएगा तो इट विल कॉज ए चेंज इन द अनदर। ऑडिट स्ट्रेटजी इज प्रिपेयर्ड बिफोर द ऑडिट प्लान, इट कंटेन्स मोर डिटेल, इट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ प्रोसीजर्स, whereas audit strategy is being established which determines STD, scope, timing, direction, whereas plan provides NTE। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है नवंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान। 7 के आंसर में एग्जैक्ट ये पॉइंट आएंगे, ये वाले पॉइंट आएंगे। नाउ तो 3 टॉपिक मैंने अभी आपको कराए, 3 टॉपिक। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे इस चैप्टर के। पहला बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, दूसरा बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटजी, तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड द स्ट्रेटजी। जल्दी से मुझे एक बार रिवाइज करा दो। प्लानिंग के अंदर बेनिफिट्स में हमें कौन कौन से बेनिफिट को कवर अप करना है? अलवर जो मैं कह रहा हूं उस तरीके से चलो प्लीज, बताएं जरा। प्लानिंग के मथुरा, प्लानिंग के अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, इन चीजों को आपको लर्न करना पड़ेगा।
अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरिया, एक। नंबर दो, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स, टाइमली रेजोल्यूशन ऑफ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स। नंबर तीन, एलोकेशन ऑफ वर्क एमंग द एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम मेंबर्स के बीच में वर्क को एलोकेट करना। नंबर चार, सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स, सिलेक्शन उनकी। नंबर पांच, डायरेक्शन सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर एफर्ट्स। एंड नंबर 6, कोऑर्डिनेशन। कोशिश करिएगा इन चीजों को इसी तरह से याद करने की, क्योंकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आ जाते हैं 4-4 नंबर के, तो जो चीजें स्टडी मटेरियल की हैं इंस्टीट्यूट के एग्जामिनर उसी के नंबर देते हैं, और यहां पर मैंने पॉइंट्स जो मेन उठा रखे हैं वो स्टडी मटेरियल वाले ही उठा रखे हैं। ठीक है, स्वरूपनगर क्लास तो ऑफ नहीं होगी, आप सेंटर से बात करके क्लास का बैकअप कुछ करा सकते हैं यदि कोई आंधी तूफान की आपके यहां प्रॉब्लम है तो। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात जो मैं कर रहा था वो क्या थी? बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। ऑडिट स्ट्रेटजी के कितने बेनिफिट हैं? 4। पहला बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्वालिटेटिव रिसोर्स, क्वालिटेटिव, क्वालिटी। नंबर दो, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 3, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस। नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस। जो ये रिसोर्स की बात हो रही है ये टीम रिसोर्स की, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, टाइमिंग ऑफ डिप्लॉयमेंट, मैनेजमेंट, 4 कीवर्ड्स हैं, यही याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान में कोई रिलेशन है या ये डायरेक्टली रिलेटेड है? डिप्लॉयमेंट मतलब डेप्यूट करना, टाइम फिक्स करना। हां जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान? यस, they are directly interrelated to each other. नहीं, मैं ये रिकॉर्डिंग नहीं करूंगा, क्योंकि देखो एक चीज है, 3-4 सेंटर बोल रहे हैं इसको रिकॉर्ड कर दो सारे को। देखो अब एक चीज बात आती है कि जब मैं रिकॉर्डिंग क्लास की बात करता हूं तो आप मना करते हैं कि नहीं, तो ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग की जगह मैं खुद आया लाइव क्लास लेने। अब आप कहते हो लाइव क्लास में कि नहीं इनको रिकॉर्ड कर दो, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं आपकी। आई विल नॉट रिकॉर्ड दीज थिंग्स। आप सेंटर से बैकअप की बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्या ये ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है? हां बिल्कुल, ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। दोनों में से पहले क्या कौन बनेगा? दोनों में से पहले किसको बनाया जाएगा? स्ट्रेटजी को या प्लान को? स्ट्रेटजी को बनाया जाएगा। स्ट्रेटजी एस्टैब्लिश व्हाट? 3 बातें। क्या क्या? 3 बातें। क्या क्या? एसटीडी, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ ऑडिट। प्लानिंग, प्लानिंग क्या करेगी? प्लानिंग एनटीई ऑफ व्हाट? ऑडिट या ऑडिट प्रोसीजर? एनटीई, ऑडिट या ऑडिट प्रोसीजर? ऑडिट प्रोसीजर, दैट इज व्हाट? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एनटीई। तो ये 3 टॉपिक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की नेचर, प्लानिंग की एक्सटेंट किन फैक्टर से गवर्न होती है? 3 फैक्टर। नंबर 1,
साइज एंड कंप्लेक्सिटी ऑफ ऑडिटी, ऑडिटी का मतलब क्लाइंट, क्लाइंट का बिजनेस साइज एंड क्लाइंट के बिजनेस ऑपरेशन जितने कॉम्प्लेक्स होंगे, क्या हमारी प्लानिंग की एक्सटेंट उतनी ही बढ़ेगी? डेफिनेटली इट विल बी, डेफिनेटली हां उतनी ही बढ़ेगी। नंबर 2, पास्ट एक्सपीरियंस, क्या मेरा और मेरे टीम मेंबर का पास्ट एक्सपीरियंस प्लानिंग की डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करता है? Like in the last year we find that there were certain misstatement which has been committed by the management intentionally. तो क्या करंट ईयर में उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर मैनेजमेंट ने इंटेंशनली फ्रॉड किए था, उस एरिया में मुझे डिटेल्ड प्लान्स बनाने चाहिए या नहीं? Whether the detailed plans needs to be developed in those areas, definitely it will be. और नंबर 3, सर्कमस्टांसिस के अंदर कोई चेंज आ जाए तो, जैसे मैंने अभी आपको चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस के अंदर भी एक पॉइंट लिखवाया था, ये चेंज इन सर्कमस्टांस, क्या एग्जांपल दिया था उसमें? चेंज इन सर्कमस्टांस में मैंने क्या एग्जांपल दिया था उसके अंदर? बताओ बताओ, ध्यान से सुन रहे थे तो वो एग्जांपल मुझे आप बता दोगे? यस, अंबाला, अंबाला, कोसिकला, भिलाई, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, उसमें चेंज इन सिचुएशंस, चेंज इन सर्कमस्टांस, ट्रेडिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। तो यदि हमारे क्लाइंट के बिजनेस की एक्टिविटीज में चेंज आ जाता है, सर्कमस्टांस चेंज हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी प्लानिंग अफेक्ट होती है। तो यहां पर जो पॉइंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ प्लानिंग, यही फैक्टर स्टडी मटेरियल में लिखे हुए हैं। पहला, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्लाइंट्स बिजनेस, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस एंड चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस। सो इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं बना हुआ। नेक्स्ट वन, प्लानिंग वेदर इट इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। यस, क्या प्लानिंग एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है? हां, प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज, रादर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस। कब शुरू होगी? कब शुरू होगी? टाइम स्केल पे भी मैंने आपको बताया था, टाइम स्केल पे भी बताया था कब शुरू होगी। इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंगेजमेंट। कब तक चलेगी? अप टू एंड ऑफ करंट ऑडिट एंगेजमेंट। इट ऑफन begins shortly after the completion of previous audit and continue कब तक? Until the completion of current audit engagement, current audit engagement के completion तक। Planning includes consideration of timing of certain activities, audit procedures that need to be completed prior to performance of further audit procedures। मुझे जरा इस लाइन का मतलब बताओ। प्लानिंग टाइमिंग को भी कंसीडर करती है और बताती है कि हमें कुछ प्रोसीजर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की परफॉर्मेंस से पहले। बताएं जरा कौन से थे वो प्रोसीजर? एफएपी से पहले कौन सा प्रोसीजर आता है? जबलपुर आरएपी। आरएपी, क्या आरएपी में एनालिटिकल भी परफॉर्म हो सकता है? क्या आरएपी में एनालिटिकल भी यूज किया जा सकता है? हां, किया जा सकता है। यह बात मैंने आपको कहां बताई थी? जरा दिमाग लगाओ और बताओ, दिमाग लगाइए और मुझे बताइए, यह बात मैंने आपको कहां बताई थी? एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए पार्ट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज गवर्न्ड बाय एसए 315। बताई कहां पर थी? नहीं लालकोठी 500 में नहीं बताई थी, राइट द्वारका 520 के टाइम पर बताई थी।
जब 520 का स्कोप बताया था। 520 किस एनालिटिकल प्रोसीजर की बात करता है? जब हम एनालिटिकल प्रोसीजर का यूज आरएपी की तरह करते हैं या सब्सटेंटिव की तरह से करते हैं? राइट, रायपुर, द्वारका, अंबाला, कोसीकला, याद है? ग्वालियर, भुवनेश्वर, गिरीश पार्क, हाजरा, चंडीगढ़, लगातार आंसर आ रहे हैं, हावड़ा, यस, एज ए सब्सटेंटिव। बट क्या उसी एनालिटिकल को इनिशियल स्टेजेस पर एज ए आरएपी भी यूज किया जा सकता है? डेफिनेटली इट कैन बी। तो यही बातें यहां पर लिखी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसीडर prior to identifying and assessing RMM, एक्चुअल आरएपी से पहले, रिस्क आइडेंटिफाई करने से पहले कुछ चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। और वो प्लानिंग क्या एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए आरएपी यूज करें? प्लान करना पड़ेगा। जनरल अंडरस्टैंडिंग लेनी है लीगल मैटर की, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो एंटिटी के ऊपर अप्लाई होते हैं, क्या एंटिटी इन चीजों को प्रॉपर तरीके से कंप्लाई कर रही है, नहीं कर रही। मटेरियलिटी एस्पेक्ट की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्या एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी, कौन से आरएपी को परफॉर्म किया जा सकता है। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर जो मेन चीज बताई गई है वो ये कि जो प्लानिंग है ये एग्जीक्यूशन से काफी पहले शुरू हो जाती है एंड इट इन्वॉल्व्स, जो रिस्क आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं उससे पहले भी कुछ चीजें डिसाइड करनी होती हैं प्लानिंग में। किन बातों को? क्या एनालिटिकल प्रोसीजर एज ए आरएपी यूज होगा? आपके आरएपी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे? किन चीजों की आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिकली लेनी है? लेंगे तो हम आरएपी में, बट लेनी किस चीज की है वो तो डिसाइड कर लो ना पहले। क्या एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है? मटेरियलिटी एस्पेक्ट का कितना कंसीडरेशन रखना है हमें? ऑल आर द पार्ट ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज एट इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज पे ग्वालियर, पता नहीं है क्या टाइम भी तो इफेक्ट होगा नेचर एंड एक्सटेंट, बस क्यों? बिल्कुल टाइम भी इफेक्ट होगा ग्वालियर, लेकिन मैंने आपके कंटेंट को जो बेस बनाया है वो इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पर बनाया है, क्योंकि इंस्टीट्यूट जनरली उन्हीं क्वेश्चंस को पूछता है जिसको वो अपने स्टडी मटेरियल में लिख देता है। यदि इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में लिख दिया 4 + 4 = 9, तो बच्चा भी यही बोलता है आज की डेट में कि मैं तो एग्जाम में 4 + 4 = 9 ही लिख कर आऊंगा, यहां टाइम नहीं लिखा तो मैं भी नहीं लिख कर आऊंगा। क्या करें? तो जिन चीजों को आप स्टडी मटेरियल बेस्ड ही लेकर के चलना चाहते हैं तो क्या करना है? और दूसरी एक सिंपल सी चीज ग्वालियर, अब बहुत जल्दी ये चीज लिख देते हैं, आपने लिखा पता नहीं है क्या टाइम भी तो इफेक्ट होगा। नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं, मेरी नॉलेज नहीं है। आप गलत जगह पर आ गए हैं। जिस टीचर को पता हो आप उसके पास चले जाइए। मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे स्टूडेंट इस तरीके की बेवकूफी वाली बेहुदा लैंग्वेज को यूज करें। आई यूज द वर्ड बेहुदा लैंग्वेज एक टीचर के लिए। ठीक है, मैं मानता हूं मेरी नॉलेज नहीं है, मेरी नॉलेज नहीं है। जिस टीचर की नॉलेज है, जिसको पता है, जिसको पता है, ठीक है, आप उसके पास चले जाइए। लेकिन मैं आपके ईच एंड एवरी बेवकूफी वाले क्वेश्चन के मैं जवाब नहीं दे सकता, राइट? विच टीचर, जो जिसको आपके हिसाब से नॉलेज हो। लेकिन लिखने का ये तरीका कि पता नहीं है क्या, आई डोंट थिंक सो कि ये चीजें शायद आप लोगों को लिखनी चाहिए। मतलब आप लोग टीचर की कुछ रिस्पेक्ट करना भी नहीं जानते शायद। ग्वालियर, आपका क्वेश्चन गलत नहीं था, लेकिन लिखने का तरीका पता नहीं है क्या? नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं।
यदि किसी क्वेश्चन का जवाब बाय चांस रह गया देना, तो आप सीधा एक सीधी लैंग्वेज पर पहुंच जाते हैं, पता नहीं है क्या, नहीं मुझे नहीं पता, मेरी नॉलेज नहीं है ऑडिट की, मैं तो गलती से पढ़ाने लग गया हूं। जिस टीचर को आप बिलीव करते हैं, प्लीज गो टू दैट टीचर। ओके, बाय बाय। लेकिन मुझे अपने सैस के ऊपर ऐसी चीजें नहीं चाहिए। आपका बाय चांस कोई क्वेश्चन स्किप हो गया हो, यू मे आस्क इट सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, बट इस तरीके की चीज आई विल नॉट टॉलरेट। चलिए आगे बढ़े। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। प्लीज ग्वालियर का सैस ब्लॉक कर दीजिए। कितनी बार इग्नोर किया था, ठीक है इग्नोर किया था मैंने, दैट्स ओके, आई एक्सेप्ट, मैंने इग्नोर किया था, बट मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं, मुझे आगे पढ़ाना है। प्लीज ब्लॉक इट। आगे बढ़ते हैं। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस। क्या हमें अपने प्लानिंग के डिसीजंस में चेंजेस को लाना चाहिए? यस, डेफिनेटली लाना चाहिए। उसके रीजंस भी हमने पढ़े थे। चेंजेस क्यों रिक्वायर्ड हो सकते हैं? दे मे बी रिक्वायर्ड ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, जिसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि कुछ चीजें जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की थी, वो चीजें हमारे सामने आ रही है। वी हैव नॉट एक्सपेक्टेड कि ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर 500 करोड़ का होगा, 600 करोड़ का होगा, ऑर्गेनाइजेशन इस एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज कर लेगी, बट हो गया, ये सामने आ रही हैं ये चीजें। सर्कमस्टांस चेंज हुए। ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन। Auditor shall update and change overall audit strategy as well as audit plan. 3 रीजन हमने दिए इसके अंदर। वन इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, सेकेंड वन चेंज इन कंडीशन, एंड थर्ड वन ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। तो इन सिचुएशंस के अंदर हमें अपनी प्लानिंग के डिसीजंस को चेंज कर देना चाहिए। इसके क्वेश्चन वैसे इस चैप्टर में नहीं लिखे, क्योंकि ऐसे 300 पर भी बेस्ड थे, तो जब आप ऐसे 300 में जाओगे वहां पर आपको इसके कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। देखो, पेज नंबर 1.49 निकालिए, पेज नंबर 1.49। Comment on the following in a relation to standards on auditing. Auditor shall establish an overall strategy, तो स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन था 34। देखो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है, ब्रीफली डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, ए को छोड़ो, बी पार्ट की। ऑडिट प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज बट ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। क्या यह स्टेटमेंट सही है? यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस तरीके से ये एक क्वेश्चन पूरा एक बार आरटीपी में आया था, आई थिंक सो मई 17 की आरटीपी में, शायद मई 17 या नवंबर 17 की आरटीपी में था, कंफर्म नहीं है मुझे, बट ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। इनिशियल ऑडिट का भी, एंड ऑडिट प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज बट ए कॉन्टिन्यूअस फेज। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, what are the various factors to be considered in development of overall plan? हमें
ओवरऑल प्लान को डेवलप करते वक्त कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। बहुत बहुत जनरल क्वेश्चन है, इसके अंदर आप जो पॉइंट कहोगे वो मैं मानने को तैयार हूं, जो भी पॉइंट कहोगे। ओवरऑल प्लानिंग में कौन से फैक्टर, आप कहोगे मटेरियलिटी, हां। आप कहोगे नेचर ऑफ बिजनेस, यस। आप कहोगे साइज ऑफ बिजनेस, यस। आप कहोगे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, यस। जो भी चीज, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस, यस। ए नंबर ऑफ फैक्टर्स आर बीइंग गिवन हियर। एक बार बहुत पहले, कभी बहुत पहले से मतलब आज से 7 साल पहले, एफआरएफ भी आएगा, यस। कोसीकला एफआरएफ भी आएगा, अंबाला एक्टिविटीज भी आएंगी, कुछ भी आप इसको ले सकते हो। इसके अंदर में 11 में एक बार ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ ओवरऑल प्लान। टर्म्स, हमारी ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स, हमारी स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो, जैसे यदि मैं एक कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं और एक फर्म की ऑडिट कर रहा हूं, दोनों में क्या मेन डिफरेंस आएगा स्टैट्यूटरी बेस पर, बताओ जरा। लॉ को ध्यान में रखते हुए, स्टैट्यूटरी प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए क्या डिफरेंस आएगा। कंपनी एक्ट तो आ गया, पार्टनरशिप एक्ट भी आ गया, कुछ ऐसी चीजें जो मेरी प्लानिंग को इफेक्ट कर रही होंगी, प्लानिंग बताओ जरा। रिपोर्टिंग हावड़ा, रायपुर कारो, भुवनेश्वर शेड्यूल 3। तो बताएं, क्या मेरी प्लानिंग ज्यादा डिटेल्ड में जाएगी या नहीं जाएगी इन केस ऑफ ए कंपनी। इन केस ऑफ ए कंपनी, यस, डेफिनेटली जाएगी। नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स, कौन सी रिपोर्ट देनी है, कारो की रिपोर्ट जाएगी, आईएफसी की रिपोर्ट जाएगी, अदर कम्युनिकेशन जो मुझे टीसीडब्ल्यूजी को करनी होती है। लिस्टेड एंटिटीज के अंदर, लिस्टेड एंटिटीज में क्या हमारी एडिशनल कम्युनिकेशंस होंगी टीसीडब्ल्यूजी को, बताएं। लिस्टेड एंटिटीज के केस में हमारी कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट टू टीसीडब्ल्यूजी ज्यादा है। याद आता है कोई एक पॉइंट ऐसे 260 का, जहां पर लिस्टेड एंटिटी के अंदर आपको कोई बात कम्युनिकेट करनी हो जो अदर एंटिटी में नहीं है। 260 मुजफ्फरनगर, 143(12) तो ठीक है, वो तो रिपोर्टिंग आ गई। कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं मैं, जो आपको टीसीडब्ल्यूजी को करनी हो, कम्युनिकेशन टू टीसीडब्ल्यूजी। ये टॉपिक रीडिंग का ही है, अब तो मुझे नहीं लगता ये कभी आएगा। ऑडिटर इंडिपेंडेंस की स्टेटमेंट देनी होती है लिस्टेड एंटिटी के केस में, किसी का जवाब नहीं आया। ऐसे 260 के अंदर एक रिक्वायरमेंट है, दिखाऊं। ऐसे 260 में ऑडिटर इंडिपेंडेंस की एक स्टेटमेंट जाती है लिस्टेड एंटिटीज के केस में। एप्लीकेबल लीगल स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट कर रखी है क्लाइंट ने, उनमें कोई चेंजेस आए, न्यू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट। बताओ जरा, लेटेस्ट डेवलपमेंट अकाउंटिंग की एंड ऑडिटिंग की, लेटेस्ट डेवलपमेंट अकाउंटिंग एरिया की एंड ऑडिटिंग एरिया की। अकाउंटिंग एरिया में इंड एस, अच्छा। ऑडिटिंग की बताओ जरा, लेटेस्ट डेवलपमेंट रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग में रिपोर्टिंग। 701 पुराना हो गया, 701 पुराना हो गया, रिवाइज्ड एसए 700 पुराने हो गए। क्या आपको पता है ऑडिट रिपोर्ट का जो नया फॉर्मेट था वो भी चेंज हो चुका है।
उसमें भी एक चेंज और आ चुका है। डू यू नो, ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट था, चेंज्ड फॉर्मेट, उसमें भी एक नया फॉर्मेट, एक नया एडिशन आ चुका है। बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा, ये तो पुराना चेंज हो गया। अब ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट आप पढ़ते थे, नया वाला जो फॉर्मेट पढ़ते थे, उसमें भी चेंज आ गया। की ऑडिट तो पुराना हो गया, अब की ऑडिट मैटर पुराना हो गया। ऐसे 700 का चेंज पुराना हो गया, 701 अब पुराना हो गया, 705 का चेंज पुराना हो गया, 706 का चेंज पुराना हो गया। एक नए स्टैंडर्ड ने चेंज ला दिया है, नए नहीं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड ने। एनी आइडिया? पिछले 6 महीने में 2 नए स्टैंडर्ड आए हैं, कौन कौन से? पिछले 6 महीने में 2 नए स्टैंडर्ड आए हैं, कौन कौन से? नाम बताओ जल्दी से। मार्केट अपडेशन होनी चाहिए, नहीं आता? सोचो, आ जाएगा, आ जाएगा। यस, मुजफ्फरनगर आ गया ना, 720, 720 और दूसरा 299 है। रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड 720 में चेंज आया और उस 720 ने ऑडिट रिपोर्ट के रिवाइज्ड फॉर्मेट में फर्दर चेंज ला दिया। ऑडिट रिपोर्ट के रिवाइज्ड फॉर्मेट में फिर एक फर्दर चेंज आ गया। क्या दिखाऊं? दिखाओ जी। ऑडिट रिपोर्ट में ये नया पैरा और ऐड हो गया। दिस पैरा इज एज पर SA 720, अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन का एक नया पैरा और ऐड हो गया। आप तो मुझे बता रहे थे बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा, की ऑडिट, वो चेंज थे, उसके अलावा ये एक नया चेंज आ गया। पेज नंबर 1.130 पर अदर इंफॉर्मेशन नया पैरा ऐड हुआ है की ऑडिट मैटर के नीचे। सिग्निफिकेंट ऑडिट एरिया, मटेरियलिटी लेवल, कंडीशंस रिक्वायरिंग स्पेशल अटेंशन, डिग्री ऑफ रिलायंस, एम्फेसिस ऑन ऑडिट एरिया, बहुत सिंपल सिंपल से हैं, तो इसकी रीडिंग आप खुद ले लेंगे। अब बात करता हूं मैं आपके साथ ऑडिट स्ट्रेटजी की। ऑडिट स्ट्रेटजी के मेजर पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं, फैक्टर्स वाले। इसके अलावा जो इनके जनरल पॉइंट इन्होंने लिखे हैं कि ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त आपके स्टेप्स क्या क्या फॉलो होंगे। स्टेप्स क्या क्या फॉलो होंगे? नंबर 1, क्या आप ऑडिट स्ट्रेटजी बिना क्लाइंट के बिजनेस के नॉलेज के ले सकते हैं? गिरीश पर क्वेश्चन नंबर 2 में कितने पॉइंट? 8 नंबर का है तो 8 पॉइंट ही चाहिए। वैसे ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा, अब 4 या 5 नंबर से ज्यादा के क्वेश्चन नहीं आते गिरीश पार्क। अच्छा, इसकी बात कर रहा था मैं, क्या बिना नॉलेज के ऑडिट स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है? नहीं। जब मैंने आपके साथ बोर्ड पर वो पूरा स्टेज वाइज पॉइंट डिस्कस किए थे, क्या उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट स्ट्रेटजी को एस्टैब्लिश करते वक्त, ऑडिट प्लान को डेवलप करते वक्त भी हमें कुछ RAP परफॉर्म करने पड़ते हैं, कुछ TOC भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। जनकपुरी दोनों में 720 का चेंज कोर्स में भी आया है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी आया है। यस, तो ये वही पॉइंट है। आपको क्लाइंट के बिजनेस की नॉलेज लेनी है और ये बेसिकली SA 315 की रिक्वायरमेंट है।
हम 315 में इसको पूरा पढ़ेंगे। 315 में हम इसको पूरा पढ़ेंगे। जनकपुरी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की स्टेटमेंट पर अप्लाई नहीं होगा, वो 18-19 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर अप्लाई होगा। तो पहला पॉइंट तो हमारा आ जाता है, वी नीड टू ऑब्टेन द क्लाइंट्स बिजनेस। कैसे क्लाइंट बिजनेस लेना है, नॉलेज लेनी है, वो सारी 315 वाली है जो हम कल कवर करेंगे, 315 वाली बातें। उसके बाद क्या मैं इनिशियल स्टेज पर भी कोई एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूं? इनिशियल स्टेज पर यस, कंपैरिजन से ही तो आइडिया लगेगा आपको कि कहां पर ज्यादा डिफरेंस है, कहां पर चीजें कंसिस्टेंसी में चल रही हैं, कहां पर आपको अपने रिसोर्सेज को ज्यादा फोकस करना है, किस एरिया में मैन पावर को ज्यादा लगाना है, किस एरिया में नॉलेज एबल पर्सन को एंगेज करना है। इवेलुएटिंग इनहेरेंट रिस्क, ये क्या होता है बताओगे जरा? वैसे तो इंटर का टॉपिक है, बट याद है तो बताओ किसी को। इनहेरेंट रिस्क से हमारा मतलब क्या होता है? कौन सी सिचुएशन में हम मान कर चलते हैं कि इनहेरेंट रिस्क है? इनहेरेंट रिस्क 3 तरह के होते हैं ना, इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन। जिसे कम नहीं कर सकते, शास्त्री नगर, ये तो बात ठीक है, जिसे कम नहीं कर सकते। रिस्क दैट विल नॉट बी करेक्टेड, ओके। ह्यूमन एलिमेंट, यस, अंबाला। अंबाला का आंसर सही आया है, बिल्कुल करेक्ट। रांची, जो रांची और भिलाई जो आपने कहा इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव नहीं है, दैट इज कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क होता है susceptibility of an accounting transaction to risk of misstatement assuming that no related internal control, इंटरनल कंट्रोल है ही नहीं ये प्रिज्यूम करके चलना, तो वो इनहेरेंट रिस्क है जिसको आप कम नहीं कर सकते। तो इनहेरेंट रिस्क को आपको इनिशियल स्टेज में भी इवैल्यूएट करना है ताकि आपकी स्ट्रेटेजी उसी तरह से चले। क्या आपको इंटरनल कंट्रोल की भी थोड़ी बहुत इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी इनिशियल स्टेज पे? क्या इनिशियल स्टेज पे आपको इंटरनल कंट्रोल की भी इवैल्यूएशन करनी पड़ेगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, यस, करनी पड़ेगी। एंड देन फाइनली वी नीड टू फॉर्मुलेट ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट स्ट्रेटेजी को एस्टैब्लिश करते वक्त यहां पर इन पॉइंट की जगह पर जो मैंने आपको ऐसे 300 वाले पॉइंट बताए हैं वो आप याद कर लेंगे, वो आप याद कर लेंगे। कोहॉर्ट इनहेरेंट रिस्क का टॉपिक मैं कर लूंगा। इनहेरेंट, कंट्रोल, डिटेक्शन, तीनों रिस्क की एक्सप्लेनेशन कल करेंगे हम। अच्छा, इसमें अब आपको एक काम करना है, और वो काम करना क्या है? जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, डिजाइनिंग एन ऑडिट स्ट्रेटेजी इज बैकबोन ऑफ द ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस, डिस्कस। इसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट ब्रीफ में लिखने हैं, ब्रीफ में। अब आप कहोगे ब्रीफ कहां से लाएं? आपको कहीं से नहीं लाना, मैं दूंगा ना आपको। ये रहा, डिजाइनिंग एन ऑडिट स्ट्रेटेजी इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस, जिसमें आपको क्लाइंट बिजनेस की नॉलेज लेनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, इनिशियल स्टेज में इनहेरेंट रिस्क को इवैल्यूएट करना है, एंड इनिशियल स्टेज में इंटरनल कंट्रोल को इवैल्यूएट करना है। 4 नंबर का ये एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ये स्कैनर में है आंसर। स्कैनर आपको मोस्ट प्रोबेबली 22-23 तारीख तक मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको एक बार पूरा रीड जरूर करना है। इसकी काफी सारी चीजें तो जो कल हम 315 का टॉपिक पढ़ेंगे, रिस्क असेसमेंट वाला, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस वाला, उसके अंदर भी कवर हो जाएगा काफी हद तक। लेकिन एक बार आपने आज रीड जरूर करना है इस टॉपिक को।
बाकी इसके ये दो क्वेश्चन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब बच गया एक टॉपिक ऑडिट प्रोग्राम का। ऑडिट प्रोग्राम ये मैं आपको दे रहा हूं सेल्फ होमवर्क में। पूरा आईपीसीसी का टॉपिक है। ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनता है, किन किन मैटर्स को कंसीडर करना चाहिए, किन सिचुएशंस में हम ऑडिट प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। नहीं जोधपुर, होमवर्क में दे रहा हूं, इतना तो कर लोगे। टेक्निकल टॉपिक दोनों मैंने करा दिए, स्ट्रेटजी का और प्लानिंग का। प्रोग्राम आप पढ़ेंगे घर से। उसके बाद तो ये क्वेश्चन है सारे आईपीसीसी वाले हैं, लाइक प्लांट एंड मशीनरी की वेरिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस के लिए ऑडिट प्रोग्राम, मल्टीप्लेक्स सिनेमा का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वेस्टेज की एग्जामिनेशन। ये आपका होमवर्क है आज, होमवर्क। और लास्ट टॉपिक ये मैंने ऑलरेडी आपके साथ बोर्ड पर पूरा डिस्कस कर लिया है, स्टेजेस ऑफ ऑडिट एग्जीक्यूशन। ये तो मैंने बोर्ड पर आपके साथ पूरा एक्सप्लेन किया था। इस चैप्टर की वेटेज है नील टू 4 मार्क्स, नील टू 4 मार्क्स। 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। और इसके 4 नंबर के क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यदि आप पूछना चाहते हैं तो फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। 2, क्या प्लानिंग एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। 3, चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन। 4, बेनिफिट ऑफ ऑडिट स्ट्रेटेजी। 5, रिलेशनशिप बिटवीन ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड द ऑडिट प्लान। ये 5 क्वेश्चन इसके द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं। 99.9% चांस इसी का होता है कि इन 5 में से ही कोई क्वेश्चन एग्जामिनर देगा, यदि उसे इस चैप्टर में से क्वेश्चन देना है तो। यदि इस चैप्टर में से क्वेश्चन देना है तो दैट मींस इस चैप्टर की अपनी वेटेज भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। स्कैनर के आंसर लिखने हैं या नोटबुक वाले, जो आपको बेटर समझ में आए। बेटर तो वैसे ये होगा कि स्कैनर में एग्जैक्ट टेक्निकल लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं, वो लर्न कर सको, बेटर है। नहीं कर पाओ तो जो आप नोटबुक में लिख रहे हैं उसके बेस पर दे सकते हो। 720 कब कराऊंगा? 720 में आपको ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के साथ कराऊंगा, उल्टा डांगा, ऑडिट रिपोर्ट के चैप्टर के साथ।